हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय संविधान वाला चैप्टर चल रहा था, तो बात करनी है कि इसके कुछ जो बुनियादी मूल्य हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी कुछ बुनियादी मूल्य हैं। तो हमने पहले देखा कि एक संविधान सभा की मतलब संविधान की ज़रूरत होती है और संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत होती है और गए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें ऐसा नहीं था कि प्रतिनिधि जो थे वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गए थे या कुछ और था। मतलब ये था कि जो प्रांत के लीडर थे उनके द्वारा चुने हुए बनाए गए या कि लीडर हैं जिनको, तो ऐसा कह दिया गया कि ये हमारे तरफ से प्रतिनिधि करेंगे और ऐसा नहीं कि एक लोगों की तरफ से। ठीक है, काफ़ी मतलब लाखों की संख्या में लोग जब एक व्यक्ति से सहमत होते थे वही उनका प्रतिनिधि बन जाता था। तो इसी तरह हर एक प्रांत से लिया गया था और हमने आपको बताया भी था कि उसमें 389 मेंबर जो होते हैं जब कैबिनेट मिशन का गठन होता है और उसके तहत संविधान सभा बनाई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि 389 मेंबर उस टाइम पे रहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि 389 तो रहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो जाता है तो उसमें 299 मेंबर ही संविधान सभा के मेंबर के रूप में रहते हैं, जिसमें से हमने महिलाओं की भी बात की थी कि 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे लेकिन 15 महिलाएं संविधान सभा में थीं। ठीक है, तो इतने मतलब यदि हम बात करते हैं 389 मेंबर्स में से कि कितनी महिलाएं थी कितने पुरुष थे, तो बस गिनी चुनी कुछ ही महिलाएं थी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता था और उसमें हम ये भी देखा था कि काफ़ी लंबी इसकी बहस भी चली थी। लगभग यदि हम बात करें तो वहाँ पे 114 बार उसमें क्या किया गया था, मतलब चर्चा की गई थी और लंबे टाइम तक, मतलब लगभग 3 वर्षों में आप मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रारूप बनाया जाता है, उसमें कई बार दो कम से कम उसमें बात की गई कि हजारों बार क्या किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी प्रोसेस थी और उसके बाद फाइनली फिर हमारा संविधान बन के तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन के पहली बार पढ़ा भी जाता है और ये हमारी प्रस्तावना है। मतलब ऐसा होता है कि प्रस्तावना कब पारित की गई थी या कब मतलब संविधान बन के तैयार हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना जो हमारी थी वो पढ़ी गई थी। ठीक है, और जो ये प्रियम्बल है वो संविधान का अपना सार है और प्लीज इसे आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, आपके मुंह में बिल्कुल ये होना चाहिए कि जब भी प्रियम्बल के एक एक वर्ड, क्योंकि उसके जितने भी वर्ड हैं वो बहुत ही, यानी हम बात करें पूरा संविधान ना पढ़ के यदि एक प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो संविधान के बारे में हमको समझ में आ जाता है कि क्या क्या है। ठीक है, उसमें जो न्याय दिए गए हैं, उसमें जो विचार दिए गए हैं, उसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उसमें यदि हम बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक न्याय और 5 टाइप्स की उसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ये सारी बात आप उसमें से रट लेंगे, जो भी है कि हम भारत के लोग पहला ही वर्ड है। तो यहाँ से वही लोग थे, क्योंकि लिखा गया था तो प्रतिनिधि के रूप में लिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो मतलब हम भारत के लोग, यानी कि लिखे तो कुछ ही व्यक्ति रहे थे, लेकिन हमने बात किया ना कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, तो उनके प्रतिनिधित्व के उससे लिख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कि हम सभी भारत के लोग। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऐसा होता है कि मतलब कोई एक मेंबर आप कई सारे लोगों की लीडरशिप कर रहा है, वो लिख रहा है, तो वो यही लिखेगी। ठीक है, तो वहाँ से हम सभी के लिए ये बात आती है और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और साथ साथ इसको रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं प्रियम्बल से। लाइन बाय लाइन जितनी भी उसकी लाइनें हैं, आप देखोगे कि हम भारत के लोग, और इसमें पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट या ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है या किसकी है। नीचे आपको दे दिया जाएगा, प्रस्तावना दे दिया जाएगा, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व दे दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स दे दिया जाएगा या और कुछ दे दिया जाएगा, जो भी ऑप्शंस होंगे। तो वहाँ से यदि आपको पता होगा कि हाँ ये उद्देशिका का है या प्रियम्बल, उसी को ही कहते हैं उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इसके बारे में बात कर रहा है। देन अब हम बात करते हैं इसके कुछ जो आधारभूत या कि बुनियादी मूल्य हैं, तो उनके बारे में यदि बात करें तो इसमें बताया जा रहा है
कि हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। यानी कि ये जो बुक है इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पे हम मतलब इसमें बात करेंगे, काफ़ी ऐसे विषय हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। और इसमें क्या है कि अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यानी कि हमारा संविधान जो है उसके पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उससे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें, ठीक है। तो इसमें जो मैंने अभी आपको पूरा बता दिया कि उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि हमको इसको क्लियरली समझना है तो दो टाइप से समझ सकते हैं। या तो हम नेताओं के विचार को लें, या तो हम एक प्रियम्बल पढ़ते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है, और पूरा हमको संविधान समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को या कहीं भी जब भी ज़रूरत होती है, कभी मतलब न्याय करने में वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो वो किसकी सहायता लेते हैं? प्रियम्बल की ही सहायता लेते हैं, ठीक है। कि हमारे संविधान में मतलब क्या बातें कही गई हैं, क्या हमको करना चाहिए, तो फिर वहाँ पे प्रस्तावना का ही सहारा लिया जाता है। तो इसमें यदि हम बात करें सपने और वादे, ठीक है, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि इसको हम बारी बारी से समझेंगे। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले अभी सॉरी मैंने यहाँ पढ़ दिया था। सबसे पहले हमको ये पढ़ना चाहिए जो इनके विचार लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ, ठीक है। ये किसी का स्टेटमेंट है और जो कि कह रहे हैं कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, ठीक है। यानी कि इसमें जो नेताओं जो भी लीडर थे उनके ये स्टेटमेंट थे, उनके ये विचार थे कि हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां देश का एक गरीब व्यक्ति भी प्राउडली कह सके कि ये देश हमारा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति ही कहे कि ये देश हमारा है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कह सके कि ये देश हमारा है, और उनको ये भी ना लगे कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। यानी कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनकी भी भागीदारी इसमें बराबर की है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, और इससे कम पर संतुष्टि नहीं होऊंगा, ठीक है। यानी कि ये लीडर हैं और कहते हैं कि मतलब मुझे एक ऐसे इंडिया की ज़रूरत है जहाँ की हर एक जाति वर्ग के लोग साथ में रहें, महिलाएं हैं उनको पुरुषों के जितना ही समान अधिकार दिया जाए, छुआछूत का बिल्कुल भी नामो निशान ना हो। आप देखेंगे संविधान जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपका आर्टिकल 17 आता है जिसमें बात की जाती है कि जो अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी कि अनटचेबिलिटी, जिसमें कि आप छुआछूत के अंत के बारे में उसमें बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, और कहा गया है कि शराब और नशीली चीज़ों के लिए यहाँ पे कोई जगह ना हो। आपको यदि पता हो तो इंडिया में पहले शराब नहीं मिलती थी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था, ये इनको पता नहीं था कि शराब बनाई कैसे जाती है। तो इंडिया वहाँ के लोग जो है शराब पीते थे, और शराब पीना मतलब उनके लिए तो ठीक है कि मतलब ये विदेशी लोग हैं, शाही घराने से हैं और ये ऐसा शराब पी रहे हैं। तो पहले हुक्का चलता था, कुछ ऐसे करके था, तो जो भी चरस वगैरह था, लेकिन शराब यहाँ विदेशों से ही आई है, ठीक है। और वही यहाँ पे स्टार्ट किए हैं ये शराब पीना। पहले लोगों को पिलाते थे और उसके बाद लोगों की आदत पड़ गई तो लोग तो ज़बरदस्ती, उसके लिए विदेश भी मिले शराब तो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे शराब बिल्कुल ना हो, लेकिन हालांकि इनके बहुत अच्छे उच्च विचार हैं, इतना सब कुछ हो नहीं पाया। आज आपको शराब, जब हम लॉकडाउन की स्थिति थी तो वहाँ पे भी आपने देखा सबसे पहले शराब की ही दुकान खोली गई थी, और वहाँ पुरुष तो पुरुष में महिलाएं भी अच्छी खासी भीड़ लगा के खड़ी थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें चोरी छुपे मिलती हैं, अब 3 महीने से
लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद जैसे ही खुलता है और शराब की दुकानें ही खोली गई थी, ठीक है, काहे की सोशल डिस्टेंसिंग, काहे का कुछ, मतलब सब टूट पड़े उसमें कि शराब नहीं अमृत मिल रहा। क्योंकि जो शराबी हैं, जिनकी ये लत लग चुकी है, गलती अब उनकी लत लग चुकी है, तो उनके लिए तो वो खैर अमृत के समान ही है, ठीक है। और वो उसे पाने के लिए मतलब महंगी से महंगी भी आप दे दो, लेकिन दे दो। बस उनकी हालत ऐसी थी कि किसी कदर मिल जाए। और आप देखेंगे कि इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है नया, ठीक है। यहाँ पे जो भी शराबी थे, जो भी पुरुष थे, मतलब उनके द्वारा इतना ज़्यादा घर में परेशान किया गया, क्योंकि जब उनको मिलता नहीं था और उनकी जब टाइम होता था, उनकी लत लगी रहती थी। होता है ना, जब हम खाना खाते हैं उस टाइम हमारे पेट में कुछ ज़्यादा ही हलचल होने लगती है, मतलब जिस टाइम खाते हैं उस टाइम हमको मिलना चाहिए। और यही होता है नशेड़ी जो भी नशा करते हैं उनके साथ भी। हालाँकि ये बुरी बात है, लेकिन अब जो करते हैं तो उनकी जो लत लग जाती है, अब वहाँ पे उनको मिलना ही चाहिए और नहीं मिलता तो फिर घर वालों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद और इनके जो विचार थे कि यहाँ पे शराब नहीं होना चाहिए, जैसे बिहार में शराबबंदी हो गई, तो कुछ ऐसे होंगे कि जो बॉर्डर के होंगे, मतलब एमपी से या यूपी वाले, तो यहाँ से वो अपना किसी न किसी तरीके से तो जुगाड़ बना ही लेते रहे होंगे, ठीक है। या कि कोई गाँव का जाता रहा होगा तो बोलते रहे होंगे कि मतलब कि ले ले आके रख दे। अब वो होता नहीं, हम सबको पता नहीं चलता कि अब इतना तो न्यूज़ में आता नहीं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि भले ही नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी था कि शराब बंद कर दी गई थी, बट क्या आपको लगता है कि बिहार वाले लोग शराब पीना बंद कर दिए रहे होंगे? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब पीना, हाँ, जिनकी पहुँच से बाहर है, जो कुछ थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाए होंगे, तो हो सकता है कि ना बंद कर दिए हों। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि होता है ना, एक आप रास्ता बंद करो, हम दूसरा रास्ता निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो वही इनके साथ भी होता है। तो यहाँ पे इनके विचार हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, बट रियल में हालाँकि इतना तो नहीं है, बट काफ़ी कुछ सुधार है, ठीक है। और यहाँ पे शराब सरकार भी बंद नहीं कर सकती है, ये बात भी एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। क्योंकि सरकार को जितना ज़्यादा जो इनकम होती है इन चीज़ों से मिलती है, जो भी ये तंबाकू हो गया, चरस हो गया, शराब हो गया, अफ़ीम हो गया, इनसे जितना ज़्यादा सरकार को पैसा मिलता है, जितना ज़्यादा टैक्स मिलता है, उनको कहीं से प्रॉफ़िट नहीं होती है। और इसलिए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर सकती है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से बैन लगाती है। नहीं तो आप देखते हो कि जब इतनी समस्याएँ चल रही हैं, तो सरकार इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाती है? सरकार ये कदम उठा देती है कि महिलाओं को घर में अत्याचार किया जा रहा है, इसके लिए कदम, मतलब कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो शराब चल रही है, ठीक है, मतलब हर एक उसमें बेचा जा रहा, आप खुद ही लाइसेंस देते हो। ऐसा तो नहीं है कि चोरी छुपे बेचते हैं। हर एक जो भी शराबी आप देखोगे कि जो भी शराब की दुकानें होती हैं, वहाँ पे आपके द्वारा ही लाइसेंस दिया जाता है। तंबाकू जो भी आता है, वहाँ पे भी आपको लाइसेंस आप देते हो, ठीक है। और इनको क्या है, अच्छी खासी रकम मिलती है, तो इसलिए जो भी अब आप देखिए, जो भी मतलब बिस्टल वगैरह आते हैं, तो इनमें कितना ये अब 10 रुपए का, 15 रुपए का, 50 रुपए का जो भी उसका प्राइस जो आता है, ठीक है। और नाम भी क्या-क्या बढ़िया रहते हैं, गोल्ड प्लस वगैरह जो भी है व्हाटएवर। तो वहाँ पे मतलब ऐसे-ऐसे उनमें रहता है और अच्छे से ये लोग मतलब यदि कदम उठाए तो हो सकता है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है। और ये रियलिटी है, नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जो इनकम होती है इनके सेंटर की या स्टेट की, तो कहीं न कहीं ज़्यादा इसी से होती है। और लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने से आपको पता ही चल गया होगा कि सरकार ही आदेश देती है कि सबसे पहले शराब की दुकान खोली जाए, ठीक है? तो जब सरकार ही, यदि आप समझिए कि जब गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा बैन कर दिया जाए, तो फिर यहाँ कोई भी, यानी कि नशा मुक्ति वगैरह जो भी है, कुछ चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई कैंपेन वहाँ पे लगाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा शराब तस्करी जो भी है बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से आप बैन लगा दो कि नहीं बिकेगी शराब, हो जो भी नशीली चीज़ें हैं वो नहीं आएँगी, नहीं बेची जाएँगी। तो कोई चोरी से बेचेगा, उसके लिए आप सख्त कानून बनाओ, लेकिन उनकी मजबूरी, वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी समझिए आप, क्योंकि उनको पैसा वहीं से ज़्यादा मिलता है और इसीलिए वो ये कदम उठाते नहीं हैं और ना ही इसमें ज़्यादा वो बात करना चाहते हैं, ठीक है। और आप समझ गए होंगे आगे कि मतलब यदि सरकार ऐसा कदम उठा ले तो लोगों के लिए कितना बेहतर हो सकता है। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे एक इसका पॉलिटिकल मुद्दा भी है, यदि आप थोड़ा सा और गहराई में जाएं, तो इसमें जब चुनाव आते हैं, ठीक है,
चुनाव में तो 2-3 चीज़ें होती हैं कि आप एक धर्म के आधार पर, ठीक है, कि मतलब हिंदू मुस्लिम हम आपके साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। 2-3 चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा, मतलब जब जिस टाइम चुनाव का प्रचार-प्रसार किया जाता है, उस टाइम वो ज़्यादा पॉपुलर रहती है। जैसे कि एक धर्म के उसमें हो गया कि हम आपके धर्म के लिए ये करेंगे, आपको ऐसा-ऐसा हो रहा है, हम ऐसा करेंगे। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे विकास आता है, ठीक है? क्योंकि धर्म के आधार पर, अमीरी-गरीबी के आधार पर ये ज़्यादा सिंपैथी जुटा पाते हैं जो नेता लोग होते हैं। उसके बाद विकास आता है और विकास में बस वादे होते हैं, जितना आप दे सको दे लो, उसके बाद तो कोई करता नहीं है, ठीक है? तो वो करेंगे कि चलिए ठीक है, हम आपके यहाँ विकास करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, दुनिया भर का। उसके बाद उसके बाद इनकी वोटिंग बढ़ती कहाँ से है? क्योंकि ये पेटियों पे पेटियाँ लोगों को जो भी उनकी डिमांड होती है वो देते हैं, ठीक है? कोई पैसा देता है। आप मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्शन होते हैं आप देखेंगे कि अभी बिहार में हुआ है या कहीं भी होता है, तो कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि मतलब आप उनको जो भी अच्छे खासे पीने वाले हैं, आदि हैं, उनको दो आप, और बिना पैसे के इतना खर्चा करने से आपको वोटिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं इनका भी जो भी है नेताओं लोगों का, ख़ैर वो तो अलग ही बात है, ठीक है? तो यहाँ पे आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इसमें बहुत अच्छा विचार दिया गया है, इनका बहुत अच्छी सोच है, बट रियल में ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है? हाँ, ये बनाया गया नियम कानून बनाए गए संविधान में, लेकिन रियल लाइफ़ में तो कुछ और ही चलता है। ख़ैर अब आगे पढ़ते हैं यदि हम, तो सपने और वादे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं, तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है? तो यहाँ पे जो, जबकि गांधी जी का स्वतंत्रता में काफ़ी बड़ा रोल रहा। क्वेश्चन भी आता है कि यदि मतलब जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसमें यदि गांधी जी ना होते तो स्वतंत्रता पाने का जो स्वरूप था वो कैसा होता, कितना विध्वंसक होता या कितना आसान होता, ठीक है? तो जो अभी सत्याग्रह के द्वारा अहिंसा से ही हमने अपनी विजय प्राप्त कर ली है, तो यदि गांधी जी ना होते तो उस टाइम का भारत कैसा होता? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे आपके फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि महात्मा गांधी जी जो है संविधान सभा के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। उसके बाद है, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, ये कब है? 1931 महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। पत्रिका के बारे में भी पूछा जाता है, जो भी उनकी बुक थी, तो इनमें से एक है यंग पत्रिका, सॉरी यंग इंडिया। और इसमें उन्होंने कहा, मतलब कि उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था, ठीक है? और यही जो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, उन्हीं के पत्रिका का ये स्टेटमेंट है। और ये गांधी जी ही ऐसा देश चाहते थे। आपको पूरा एक गांधी युग अलग से चैप्टर ही है आपके एम लक्ष्मीकांत में, जब आप पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा, ठीक है? और आपके सिलेबस में भी गांधी युग का पूरा मतलब अलग से दिया हुआ है, पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। ये भी नहीं कि किसी भी ईयर ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना पूछे जाए गांधी जी से, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो सोच है, इनकी जो विचार है, आप देख ही सकते हैं कि मतलब कितने उच्च विचार है। इसको तो हमने पहले ही पढ़ लिया हम। उसके बाद क्या है कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। यानी कि जो गांधी जी कहते हैं कि भेदभाव होना चाहिए, वो भेदभाव और गैर बराबरी वाला जो था वो डॉक्टर अंबेडकर जी के मन में भी था। और आपको यदि याद आ रहा हो तो हमने पहले पढ़ इसी एनसीईआरटी में, यानी कि क्लास 6 या 7 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो एक महार कास्ट से थे। और उनको जब वो जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि ये अच्छे जाति से नहीं आते हैं, तो उनके साथ क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, कैसे कैसे लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं। उनको रिक्शा वाला भी नहीं बैठा था, जबकि वो अच्छा खासा पैसा देने को भी तैयार थे। फिर भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो
अच्छी जाति के नहीं थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी इससे मात खाए हुए थे और वो भी चाहते थे कि जो गैर बराबरी वाला हो उसे मुक्त किया जाए। और उसके बाद क्या था कि जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे, ठीक है। यानी कि उनके द्वारा जो भी विचार थे और महत्व, ये तो हम बिल्कुल कल ही बात कर चुके हैं कि संविधान सभा के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की थी तो वो भीमराव अंबेडकर जी की थी, ठीक है। तो उनका थोड़ा इसमें बताया जा रहा है कि विचार अलग था और उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि यानी जो गांधी जी सोचते थे कि दलितों के लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन अंबेडकर जी का नजरिया कुछ अलग ही था। और उसमें क्या हुआ, वो हमेशा गांधी जी के बहुत ही बड़े कटु आलोचक थे, ठीक है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। यानी कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी, वहां पे जो भी भाषण हो रहे थे, तो उन्होंने अपने जो विचार थे उसको, जो भी संविधान सभा के मेंबर थे उनके सामने रखे थे। और इसमें क्या था, ठीक है, सॉरी, इसमें बात की गई है कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या था, जो स्टेटमेंट जो उनके द्वारा स्पीच दिया जा रहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। ये भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि राजनीति के मामले में तो समानता देखने को मिलेगी कि सबका वोटिंग का जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, वो एक होता है। सब लाइन में ही खड़े होके जाते हैं वोट करने, चाहे वो फिर देश के पीएम ही क्यों ना हो, सब अपनी अपनी लाइन में जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आगे पीछे जाएगा, अपने टाइम से वो वोट डाल के आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, अब आर्थिक रूप से कैसे कि यहाँ पे अमीरी गरीबी ऊंच नीच जो भी है, सामाजिक रूप से कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर इनको क्या किया जाता है कि मतलब अभी भी समानता नहीं है। संविधान बनने के बाद ये लास्ट स्पीच में ये बातें इनके द्वारा कही जाती हैं, ठीक है। असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का एक समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे, ठीक है। यानी कि यदि ये लंबे समय तक चलता रहा आर्थिक और सामाजिक रूप से, तो व्यवस्था के आधार मुख्य रूप से हम कुछ भी पढ़े उसमें 2-3 चीज़ें ही होती हैं। जैसे राजनीति के आधार पर हो गया, सामाजिक आधार हो गया, आर्थिक आधार हो गया, धार्मिक आधार हो गया, ठीक है। यही हर एक जगह पे आप देखोगे तो मिलेगा। और यहाँ पे भी वही चल रहा था, क्योंकि इसी से हमारा समाज बना है पूरा। मतलब एक देश का निर्माण होता है जिसमें राजनीति भी होती है, समाज भी होता है, आर्थिक स्थितियाँ भी होती हैं। मतलब अर्थ होना जरूरी होता है, अदरवाइज देश का तो डेवलप हो ही नहीं पाएगा, हमारा ही नहीं हो पाएगा, देश का क्या होगा, ठीक है। तो इसमें उनका स्टेटमेंट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आज भी बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें, ठीक है। तो अब जो नेहरू जी के द्वारा 1947 में दिया गया था स्पीच, तो उनको यदि इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे उनके द्वारा क्या कहा गया था कि बरसों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबे समय, क्योंकि हमको आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई, कम से कम नहीं तो 190 या 200 वर्ष लगे थे हमको, ठीक है। हम मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसके बाद ही हम आज़ाद हुए हैं। इन्होंने क्या कहा था कि बरसों पहले हमने नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम
अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, मतलब कि सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जब घड़ियां जो है मतलब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, ठीक ठीक है, यानी कि 12 बजे का, जब सारी दुनिया क्या होगी, सोती होगी, तब भारत नए जीवन की क्या करेगा, शुरुआत करेगा, मतलब कि आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक क्षण ऐसा आता है जब क्या होता है कि जब पुराने को छोड़कर नए में हम प्रवेश करते हैं, ठीक है। वो एक कहते हैं ना कि मतलब अंधेरे के बाद सवेरा ही आता है, तो वही है कि जब काला अंधेरा है, जब बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि जब एकदम से रात भर आप देखोगे अच्छी खासी चांदनी रात रहती है, लेकिन जैसे सुबह होने वाला होता है उसके 1 से 2 घंटे पहले आप यदि देखते हो, इतना गजब का अंधेरा रहता है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। यानी कि हर एक काली रात के बाद सुबह जरूर आना ही आना है। जब काली रात हो आप समझ जाओ कि बस अब सवेरा होने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल, यदि मेरी बात पे यकीन ना हो तो कुछ बातें प्रैक्टिकली होती हैं, प्रैक्टिकल किया करो कि मतलब जब आप उठोगे शायद मतलब 4 बजे तक में, ठीक है। आप जब 4 बजे उठते हो तो अभी इस टाइम 4 से 5 बजे आप उठते हो, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा कि इतना ज़्यादा अंधेरा होगा। वहीं आप 1 बजे रात उठो, आप 1 बजे रात उठ के बाहर देखते हो, काफ़ी अच्छा बिल्कुल आसमान साफ रहता है, हमें चीज़ें बिना टार्च के भी बाहर दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली होती है, उसके जस्ट 1 से 2 घंटे पहले आप उठ के देखो, इतना घोर अंधेरा होगा कि आपको अपने कदम के नीचे की चीज़ें भी नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, चाहे रात जो भी हो, मतलब कि होता है ना कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, मतलब कुछ दिन अंधेरी रात होती है, कुछ दिन जो भी उजाले वाले होते हैं, मतलब चंद्रमा जो भी है निकलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन सुबह होने से पहले अंधेरा बहुत घना होता है, और यहाँ पे भी यही बात कही गई है। और इससे मतलब जो चीज़ें होती हैं प्रकृति में भी, वो भी हमको बहुत कुछ सिखा जाती हैं कि यदि लाइफ में हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, यानी कि हर कदम पे हमको क्या मिल रहा है, समस्याएं ही समस्याएं मिल रही हैं, तो आप समझ जाना कि अब हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। यानी कि बस वही अपना याद रखना है कि हर एक अंधेरी काली अंधेरी रात के बाद सुबह निश्चित ही होना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन सुबह होगा ही, ठीक है। और यहाँ भी होता है कि कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन हम अपने प्राचीन को भूलकर अपने आगे में आते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है, और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। यानी कि आज़ादी का जो आज हम बता रहे हैं कि मध्य रात्रि में हमको आज़ादी मिलने वाली है, क्योंकि 14 और 15 अगस्त की रात को हमको आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब आज़ादी का एक तरीके से जन्म ही हुआ, और आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम माँ की क्या हालत होती है, यानी कि समझिए एक पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि मतलब आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है। एक बच्चा पैदा होने का जो दर्द माँ को होता है, वही दर्द हमने भी झेला है,
ठीक है, क्योंकि आज़ादी को यहाँ तक लाने के लिए, मुकाम तक पहुँचाने के लिए हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कितना दुख हुआ है, कितना परेशानी मतलब कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं और कितना कुछ करना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ये बातें कही और उससे के बाद उन्होंने कहा कि मतलब इस क्रम में क्या हुआ कि हुए दुख से हमारा जो दिल है वो काफ़ी भर आया है। यानी कि अब सहने की जो शक्ति थी अब कहीं न कहीं खत्म होने के कगार पे आ गई थी। हम थक चुके थे, इस दुख से हम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे और इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से दर्द समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ दर्द अभी बना हुआ है, फिर भी क्या है कि इतिहास अब हमारा बीत चुका है और भविष्य जो हमारा एक सुनहरा हमको बुला रहा है। और उसके बाद आता है कि यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों से पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत, हमारे युग के जो भी महानतम आदमी की कामना हर आंखों के मतलब कि आंसू पोंछने की है। संभव है हम मतलब कि इसमें बात की गई कि संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो। जो भी इन्होंने बताया कि इसमें क्या है कि ये जो काम है तो हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये था नेहरू जी का स्टेटमेंट, लास्ट स्पीच था। ठीक है, जिस दिन हमको आज़ादी मिलने वाली थी उस दिन उन्होंने ये बातें कही थी कि अभी कुछ ही क्षणों में हमको आज़ादी मिल जाएगी और इसमें हमने बहुत ज़्यादा पीड़ा झेली है। और यहाँ पे होता ना कि एक हम बात करते हैं, करते इधर है, अर्थ कहीं और होता है। तो जो इन्होंने कहा कि मतलब प्रसव पीड़ा झेली है आज़ादी के जन्म के बाद, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि आज़ादी अभी जन्म ले रही है, उससे पहले हमने कितनी समस्याएं झेली है। और आज यहाँ पे हाँ ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से सुधार होगा और हमें अभी इतना भी अच्छा समय नहीं आया है कि हम आराम से बैठ जाए। जो आज़ादी का जन्म हुआ है उसका भी पालन पोषण, उसको संभालना, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको यदि हम करें कि चलो ठीक है बच्चा पैदा हो गया छोड़ देते हैं अपना जिएगा खेलेगा, नहीं, उसको मतलब टाइम टाइम से भोजन पानी, उसकी जो भी जितना भी होता है, क्योंकि वो बच्चा अपने से खुद कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, उसको माँ को ही देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। बस वैसे ही इन्होंने भी कहा कि मतलब आज़ादी का जो अभी अभी जन्म हुआ है यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं और इसमें यदि हम बैठ गए थक के कि नहीं हमने बहुत दर्द सहा अब चलो आराम करते हैं, आराम करने की अभी घड़ी नहीं है। जब तक लोगों की आंखों में आंसू है हमारा कर्तव्य तब तक है कि हम अपने काम में लगे रहें। हो सकता है कि हम पूरा ना कर पाएं किसी कारणवश, तो जितना हमसे हो सकेगा उतना तो हम करके ही जाएंगे। ये था नेहरू जी का स्टेटमेंट। ठीक है, और आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। देन उसके बाद अब हमारा आता है संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन के बाद अब इसमें कुछ ही बातें बची हुई हैं जो कि अब हम इसको कल पढ़ेंगे और फिर अपना चैप्टर जो है इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।